छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो हमारी विशेष रूप से आधारित होने वाली है जीके और जीएस पर। और इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग देखने वाले हैं। तो आइए विलंब ना करते हुए, महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का शानदार सा पहला क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने, आपकी इस प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और बहुत ही दमदार सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने और क्वेश्चन कह रहा है कि इनाम कमीशन का संबंध था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा शिक्षा सुधार से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका भू राजस्व से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कर मुक्ति भूमि के अधिग्रहण से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है गरीबी उन्मूलन से। तो इनाम कमीशन का संबंध किससे होता है, यह आपको बताना है। बहुत ही अपने आप में अनोखा क्वेश्चन, और हो सकता हो कि बहुतों के लिए यह एक नया क्वेश्चन देखने को आज मिलता हो। तो इनाम कमीशन का संबंध किससे था, यह आपको बताना है। तो देखिए भैया, अगर हम लोग बात करेंगे इनाम कमीशन की, तो यह आपको देखने को मिलेगा 1852 में। कब? 1852 के आसपास यह आपको देखने को मिलेगा, 1852 में। और उस समय अगर बात करें तो उस समय शासन होता है लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी का शासन होता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था इनाम कमीशन। और इस इनाम कमीशन का जो उद्देश्य था वह यह था कि जो करमुक्त भूमि है उसको चिन्हित करना और उसको अधिग्रहित करना आपका इनाम कमीशन का मुख्य उद्देश्य के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा कि कर मुक्त भूमि के अधिग्रहण से संबंधित हो जाता था इनाम कमीशन। ठीक है, तो पहले का विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर पहला करा मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर दूसरा करा मुसाई सिंह, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बहादुर शाह जफर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह में जो दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, यह आपको बताना है। और यह भी अपने आप में एक बहुत ही जानदार सा क्वेश्चन है। तो देखिए भैया, अगर इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जो कि जीवित था और बाद में इसकी जो सज़ा थी वह भी माफ़ कर दी गई थी, तो वह वे थे कौन? मुसाई सिंह। कौन? मुसाई सिंह के रूप में वह व्यक्ति जाने जाते हैं। यानी विकल्प नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात किया जाए कि घटना कब की थी और इन्हें स्वतंत्र कब किया गया था, तो 1960 के अंतर्गत इनकी सज़ा को माफ़ किया गया था। और अगर बात किया जाए मुसाई सिंह जी का संबंध किस क्षेत्र से हो जाता है, तो वह अपने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक जिले के निवासी के रूप में देखने को मिलते हैं मुसाई सिंह जी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो हमारा सही जवाब बन जाएगा वह बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि मुसाई सिंह। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर पहला करा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर दूसरा करा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नाना साहब, या ऑप्शन नंबर चौथा करा मंगल पांडे। तो इनमें से किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग के रूप में देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग विकल्प पहले की बात करें, कुंवर सिंह जी के अगर हम लोग नाम की बात करें, तो भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होता है। कुंवर सिंह जी एक ऐसे सेनानी कि 80 वर्ष की अवस्था में भी इन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। और सिर्फ बिहार ही नहीं, क्योंकि इनका संबंध बिहार से देखने को मिलता है, बिहार ही नहीं बल्कि आपका पूर्वांचल यूपी का जो आपका पूर्वी जिला है, जैसे उसमें आपका मुख्य रूप से आजमगढ़ हो गया, वहाँ तक इन्होंने घुसकर जो है अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। और अगर बात किया जाए तात्या टोपे की और नाना साहब मंगल पांडे, इन तीन में से एक नाम है जिनका वास्तविक नाम को रामचंद्र पांडुरंग के रूप में देखने को मिलता है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी तात्या टोपे। क्या आप तात्या टोपे के रूप में ये नाम देखने को मिलता है। तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या करा भैया, क्वेश्चन करा आपका कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर पहला करा डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा प्रेम बिहारी रायजादा, ऑप्शन नंबर तीसरा करा BN राव, या ऑप्शन नंबर चौथा करा KM मुंशी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यह आपको बताना है। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात करें तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी बनी थी, प्रारूप कमेटी आपकी बनी थी, उसके अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते थे डॉक्टर अंबेडकर। अगर हम लोग प्रेम बिहारी रायजादा की बात करें तो यह जो है सुलेखक के रूप में देखने को मिलते हैं संविधान के, यानी कैलीग्राफर के रूप में देखने को मिलते हैं। KM मुंशी जी की बात करें तो ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं। जबकि अगर संविधान सभा के अगर हम लोग संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब दिखाई देगा, यानी BN राव। कौन सही जवाब हो जाएगा, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर चौथे का जो सही विकल्प होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। बहुत बढ़िया, चलते हम लोग आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में। कह रहा संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर पहला करा 5, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 6, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 11, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 9। तो भारतीय संविधान में देखिए हमारे लिए कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और उन्हीं मूल अधिकारों की को जो है पूछ रहा है कि उनकी संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर पहला करा 5, ऑप्शन नंबर दूसरा करा आपका 6, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 11, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका 9। तो भारतीय संविधान द्वारा आपको मूल रूप से कितने अधिकार आपको प्रदत्त किए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। तो देखिए भैया, अगर मूल रूप से देखें संविधान में जो है पहले आपके 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। उसमें क्या हो कि बाद में यानी कि 44वें संविधान अधिनियम द्वारा 1978 में मूल अधिकारों सूची से संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया था। इस आधार पर क्या हो गया कि आपका 6 अधिकार देखने को मिलता है, यानी मूल रूप से आपके 6 अधिकार देखने को मिलते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के श्रृंखला के अंतर्गत। यानी विकल्प नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। कहाँ गया। अब ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आपका हो जाएगा इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आपके 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन कह रहा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर तीसरा करा MG रानाडे, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मान्यता दी जाती है। यह भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगर इसमें देखा जाए कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन हो जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि MG रानाडे। कौन हो जाते हैं, MG रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु के रूप में देखने को मिलते हैं। यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो राजनीतिक गुरु होंगे वो हो जाएंगे MG रानाडे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही जवाब बन जाएगा MG रानाडे। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जौनपुर शहर किस नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर पहला करा गंगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करा गोमती, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सई, या ऑप्शन नंबर चौथा करा राप्ती। तो जौनपुर शहर किस नदी के तट पर है, यह आपको बताना है। जौनपुर शहर, जिसे पूर्व का सिराजे हिंद के भी नाम से जानते हैं, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में यह बनवाया जाता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम था जूना खां, और जूना खां की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है जौनपुर शहर की स्थापना कराई जाती है।
अब क्वेश्चन करा कि जौनपुर शहर किस नदी के तट पर है, तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि गोमती नदी। गोमती नदी के तट पर ही जौनपुर शहर आपका स्थित है, जिसे पूर्व का सिराजे हिंद के भी नाम से जाना जाता है। तो जौनपुर शहर आपका जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर गोमती नदी की बात करें तो आपके मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है, आपके पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है ये। और अगर मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें तो आपके प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, आपका सुल्तानपुर हो गया, आपका जौनपुर हो गया, जैसे अन्य शहर भी आपके गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करा 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 16 सितंबर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है 14 नवंबर। तो ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो सही जवाब इसका क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा आपका 16 सितंबर। क्या बन जाएगा, 16 सितंबर, यानी कि एक बार फिर से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होता हुआ, विकल्प नंबर तीसरा आपका करेक्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए, और उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए आपको जो है ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो आपका जो है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में देखने को मिलता है। 13 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में देखने को मिलता है, जबकि 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में आपका देखने को मिलता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा पुर्तगाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बर्लिन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा लिस्बन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा हरारे, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा टोक्यो। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, पुर्तगाल की जो राजधानी बन जाएगी यह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि लिस्बन। क्या हो जाएगा, लिस्बन हमारा सही जवाब होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बर्लिन की बात करें तो आपकी जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया की हरारे हो जाती है, और जापान की टोक्यो के रूप में देखने को मिलती है। चलते हमने आज की लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वायु दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लेक्टोमीटर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं अपने अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। भोलेनाथ की जय हो।